बाजार जाने के लिए उसमें आइए आप। Tamam.
हाँ गेट पैर तो पुरानी पैर है। हार्दिक हार्दिक स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन द्वारा आयोजित एक दिवसीय सेमिनार में आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का साथ ही मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय अतिथिगण को। बहुत बहुत स्वागत सर। झारखंड में महिला सशक्तिकरण का महत्व एवं विधिक जागरूकता विषय पर आधारित आज के इस सेमिनार में जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन द्वारा किया गया है और आज के इस अवसर पर गरिमामय उपस्थिति हमारे माननीय मुख्य अतिथि एवं माननीय विशिष्ट अतिथिगण का बहुत बहुत स्वागत। और आप खुशी की बात है कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन द्वारा आयोजित झारखंड में महिला सशक्तिकरण एवं उसके महत्व पर एवं विधिक जागरूकता विषय पर आधारित एक दिवसीय सेमिनार में हम एकत्रित हैं, उपस्थित हैं। और आज के अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है झारखंड की माटी के गौरव, रांची के धरती पुत्र, माननीय मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति M.Y. इकबाल, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली की और साथ ही गणमान्य अतिथिगण की उपस्थिति। हमारा झारखंड जहां की संस्कृति में होठों पर पलाश की लाली है, मांग में टेसू की सुर्ख लकीर है, जहां पत्थर गाते और पेड़ सुनते हैं, चट्टानों के बीच सूर्य जागता और सोता है, जहां आकाश की नीलिमा, धरती की हरितिमा और सूर्य की लालिमा एक साथ मिलकर नया रंग रचते हैं। तो आइए हम ऐसे ही रंगों के साथ, रंग बिरंगे फूलों के साथ स्वागत करते हैं हमारे माननीय अतिथिगण का। मैं निवेदन करूंगी श्री बहुत बहुत धन्यवाद सर। पटेल, न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय सह कार्यकारी अध्यक्ष, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची उपस्थित है और आपका स्वागत हम फूलों के साथ कर रहे हैं। मैं निवेदन करती हूँ श्री रंजीत उदार जी से कि आप फूलों के साथ स्वागत करें हमारे माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय का और आपकी ओर से न्यायमूर्ति श्री R.R. प्रसाद, न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय रांची की मैं निवेदन करती हूँ श्री शीतल छाबड़ा जी से कि आप फूलों के साथ आपका स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थिति है माननीय अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री अमरेश्वर सहाय, माननीय लोकायुक्त झारखंड रांची की मैं सादर निवेदन करती हूँ डॉक्टर C.P. अग्रवाल जी से कि आप पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें माननीय न्यायमूर्ति श्री अमरेश्वर सहाय जी का। माननीय लोकायुक्त झारखंड राज्य, आपका स्वागत हम पुष्पगुच्छ देकर कर रहे हैं। महुआ मांझी, अध्यक्षा राज्य महिला आयोग झारखंड राज्य, मैं निवेदन करती हूँ श्रीमती कैसर से कि आप फूलों के साथ इनका स्वागत करें। अनुरोध माननीय अतिथि, माननीय अध्यक्ष चाहिए हमारे माननीय अतिथिगण के लिए स्वागत करें। ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ, उद्देश्यों के साथ
कि लोग आगे बढ़े, कदम से कदम मिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों को लगातार अंजाम दे रहा है। लोगों तक अपने संविधान प्रदत्त अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक और जानकार बनाने की दिशा में तेजी के साथ कार्य करने के उद्देश्य के लिए नालसा, झालसा तथा सभी सालसा का गठन हुआ। चाहे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की बात हो, छोटे मोटे आपसी झगड़ों को सुलझाकर सकारात्मक वातावरण के निर्माण की बात हो, विधिक साक्षरता को प्रोत्साहित करने की बात हो, असमर्थ, गरीब तथा असहाय लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कराने में उनकी अपेक्षित मदद कराने की बात हो, या फिर महिला, बुजुर्ग या बच्चों के साथ हो रहे शोषण या अन्याय के विरोध की बात हो, लगातार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन प्रयासरत है। और इसी प्रयास का एक ये महत्वपूर्ण कड़ी आज का ये सेमिनार, जिसके माध्यम से झारखंड में महिला सशक्तिकरण का महत्व एवं विधिक जागरूकता विषय पर महत्वपूर्ण बातें सामने आने वाली हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि यदि नारी वर्तमान के साथ भविष्य को भी अपने हाथ में ले ले तो वो अपनी शक्ति से बिजली की तड़क को भी लज्जित कर सकती है। तो आइए महिला सशक्तिकरण के लिए सब मिलकर एक दीप जलाएं, सब मिलकर एक अलख जगाएं, ताकि रोशन हो जाए हमारी राहें और रोशन हो जाए हमारा कल। मैं विधिक जागरूकता रोशन करती रहे। दीप प्रज्वलित कर आज के इस सेमिनार का, एक दिवसीय सेमिनार का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। झारखंड में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं में विधिक जागरूकता लाने के लिए, महिलाओं को जानकार बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का विषय और इसी पर आधारित आज की हमारी ये कार्यशाला, जिसका दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया जा रहा है। और कहते भी है कि आस का दीपक जलाओ, दीप जल जाएगा, मंजिल हो कितनी भी दूर पास हो जाएगी। ये दीप हमें हमारी राहों को प्रशस्त करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा और इसी के प्रकाश में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हमारी जो महिलाएं जो कहीं ना कहीं से पीछे छूट रही हैं, कहीं ना कहीं से शोषित हो रही हैं, बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ आज के इस सेमिनार में हम सब एकत्रित और दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया गया। आज के इस मुख्य अतिथि महोदय एम इकबाल सर और उपस्थित न्यायमूर्तिगण से एक रिक्वेस्ट है हमारा कि लोकायुक्त महोदय जो मंच पर आसीन हैं, बहुत रिक्वेस्ट और हॉस्पिटल से इनको हम आग्रह करके लाए थे और इनके पिताजी का तबीयत बहुत ख़राब है। सर, हम आदेश चाहेंगे कि उनको यहाँ से हम विदा करें। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं सर। मानवाधिकार, जी हाँ, दूसरों की खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढने वाला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इसी सूत्र वाक्य के साथ अपने कार्यों का निष्पादन कर रहा है। आज के अवसर पर स्वागत संबोधन के लिए मैं उन्हें आवाज दूंगी जो एक दृढ़ संकल्प के साथ 2009 से झालसा से जुड़े। इन्हीं के नेतृत्व में लगभग 12 जिलों में 2010 में जन जागरण अभियान एक पद यात्रा संगठन के द्वारा चलाई गई और इस दौरान लगभग 16,000 नाना प्रकार के केस विभिन्न जिलों में झालसा को दिया गया। जी हाँ, बिहार राज्य के निवासी होते हुए भी झारखंड में खास करके आदिवासी बहुल एरियाज में काम करने वाले, साथ ही 2013 में मानवाधिकार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा दिनकर साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन दिल्ली के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर MS पाठक को मैं सादर आमंत्रित करती हूं। सर, आप आएं और स्वागत संबोधन दें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय एम इकबाल सर, माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय DN पटेल सर,
न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय के अध्यक्ष, झारखंड राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर प्रसाद साहब, अध्यक्ष झारखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, श्रीमती महुआ मांझी जी, अध्यक्ष महिला आयोग समिति, आप लोग को हार्दिक ढंग से स्वागत करता हूं। सर, आज का विषय महिला सशक्तिकरण और विधिक जागरूकता रखी गई है। इसके पीछे सोच यह था कि महिला को संविधान में सारा हक मिला है और न्यायिक तंत्र रूप से भी वो मजबूत कदम है, पर कहीं न कहीं विधिक जागरूकता के कारण उनमें कमी आ जाती है, जिसके चलते वो अपने अधिकार को पाने में असमर्थ रहते हैं। सर, आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि हमारे बीच आप सभी महानुभाव उपस्थित हैं जो हमारे प्रदेश के गरिमा में व्यक्तित्व हैं। आपको अपने बीच पाकर हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। माननीय न्यायाधीश इकबाल साहब, वैसे तो हर भेंट में ही मेरे लिए यादगार क्षण होता है, लेकिन वास्तव में आज के इस कार्यक्रम के लिए आप अपना बेहद कीमती समय देकर उसी उद्देश्य के लिए विशेष रूप से यहाँ आकर उन्होंने अद्भुत कृपा की है। अन्य सभी गणमान्य अतिथियों ने भी जिस उत्साह के साथ हमारे आमंत्रण को स्वीकारा है, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आज मैं यह कहने की स्थिति में हूँ कि झारखंड में हमारे समस्त अभियान का दीपक आपने ही जलाया था और इसके लौ प्रज्वलित होती रहे, इसके लिए माननीय अध्यक्ष श्री DM पटेल सर ने अपने कीमती वक्त में बहुमूल्य सुझाव व दिशा निर्देश देकर भी का काम किया है। आपके द्वारा दी गई प्रेरणा के वे कुछ शब्द ही हमारे आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। भले ही दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हम सभी का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन को प्राप्त उपलब्धियों का अच्छा खासा श्रेय आप सभी महानुभावों को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जन जागरण अभियान विधिक जागरूकता पद यात्रा को अब तक आशा से अधिक सफलता मिली है। सर, झारखंड भारत का एक ऐसा प्रदेश है जहां वातावरण में ही प्रकृति के समस्त लक्षण घुले हैं। जल, जंगल एवं जमीन के प्रति इस प्रदेश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के सामाजिक जीवन में प्राकृतिक संदेश की खुशबू समावेश है। मूलतः महिला पुरुष कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, विशेष रूप से जनजातीय लोग, लेकिन दूसरी संस्कृतियों से संपर्क तथा आधुनिक वातावरण में प्रवेश समावेश के साथ स्थिति बदलती है। महिला पुरुष के सामंजस्य समानता की उस आदर्श स्थिति पर आघात हुआ है। इसलिए बदलते परिवेश में बदले वातावरण और झारखंडी समाज के बिखरते स्वरूप के मद्देनजर 14-15 वर्षों में प्रदेश में महिला सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है जितना किसी अन्य क्षेत्र एवं प्रदेश में। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि एक सीमा से आगे केवल संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति हमारी जागरूकता ही हमें हमारी समस्याओं से मुक्ति दिला सकती है। आज के परिप्रेक्ष्य में विधिक जागरूकता बहुत ही जरूरी है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन द्वारा आयोजित इस सेमिनार का विषय झारखंड में महिला सशक्तिकरण का महत्व एवं विधिक जागरूकता वर्तमान परिवेश में बहुत ही प्रासंगिक है। इस विषय पर हम सभी को अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन परिवार को हमारे गणमान्य अतिथियों से मार्गदर्शन की जरूरत है। आप सभी का विशेष रूप से मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन करते हुए मैं अपने सभी पदाधिकारियों, विधिक सेवकों, कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे सभी अतिथियों के संदेशों को न केवल ग्रहण करें बल्कि आत्मसात करें और इसे अपने प्यारे झारखंड के दूर दराज के क्षेत्रों में सभी लोगों तक पहुंचाएं। अपने सीमित क्षमता में झारखंड के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में यह हमारी सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। इसी कामना और प्रयास के साथ
आपके यहाँ उपस्थित होने पर मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आपके अभिनंदन के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। विभिन्न जिला से आए हुए पदाधिकारी, कार्यकर्ता, विधि सेवक भाइयों और बहनों की तरफ से पुनः आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, और सचमुच ये जो सेमिनार है आज आयोजित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के द्वारा, एक बहुत ही अच्छा प्रयास ताकि महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके, उन्हें विधिक संबंधी उनके अंदर जागरूकता और जानकारी पैदा की जा सके। वैसे वैदिक रूप की बात करें तो महिलाओं को काफी सशक्त बताया गया है। हम अगर नजर डालें तो विद्या की देवी सरस्वती, धन का आदर्श लक्ष्मी, शक्ति का रूप दुर्गा, सौंदर्य की देवी रति, पवित्रता का रूप गंगा और यहाँ तक कि सर्वव्यापी ईश्वर को भी हम जगत जननी का रूप देखते हैं। लेकिन आज के समय में अगर हम नजर डालें तो महिलाएं असुरक्षित हैं, शोषित हैं और अत्याचार की शिकार हो रही हैं। ये जरूरत महसूस हो रही है कि महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से उन्हें मजबूत किया जाए। महिलाओं को समानता और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में महिला आयोग बहुत ही आवश्यक कदम उठा रहा है ताकि न्याय की उपलब्धता हो, महिलाओं को कानूनी अधिकार देने की बात हो या आर्थिक, सामाजिक एवं विकास योजनाओं से उन्हें अवगत कराने की बात हो। सब कुछ हर दिशा में कार्य कर रहा है महिला आयोग और हमें खुशी है कि इस दिशा में 2 कदम आगे रहने वाली श्रीमती महुआ मांझी, माननीय अध्यक्षा राज्य महिला अधिकार आयोग झारखंड रांची उपस्थित हैं। मैं आपको मैम सादर आमंत्रित करती हूँ आज के इस अवसर पर आप आए और अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अवगत कराएं। तालियों के साथ मंच पर आसीन माननीय न्यायमूर्ति M.Y. इकबाल जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री D.N. पटेल जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री R.R. प्रसाद जी, डॉक्टर M.S. पाठक जी और इस सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय विद्वज्जनों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं आयोजकों के प्रति, झालसा के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आज के इस सारस्वत कार्यक्रम में आप लोगों के बीच उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया है। कल धरती आबा बिरसा मुंडा का शहादत दिवस था। मैं झारखंड की आधी आबादी की तरफ से, समस्त महिलाओं की तरफ से उन्हें नमन करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि धरती आबा बिरसा मुंडा का सपना तभी पूरा होगा जब यहाँ की आधी आबादी सशक्त होगी और इस संदर्भ में ये पहल अत्यंत सराहनीय है। मैं आयोजकों को साधुवाद देती हूँ। हमें ये सोचकर बहुत दुख होता है कि हमारा झारखंड प्राकृतिक रूप से इतना समृद्ध है, यहाँ की खनिज संपदा से पूरा देश समृद्ध हो रहा है। यहाँ की कीमती लकड़ियाँ भी देश विदेश जा रही है, परंतु यहाँ की महिलाएं, यहाँ के लोग इतने गरीब और पिछड़े हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं बाहर, अभी हाल ही में मैं ह्यूमन राइट कमीशन के एक सेमिनार में दिल्ली गई थी। वहाँ भी जो समस्याएं महिलाओं के बारे में कही गई उसमें सबसे ऊपर झारखंड ही था। ट्रैफिकिंग की समस्या को लेकर वहाँ पर बातचीत हो रही थी। उसी तरह से जब मैं NCW नेशनल वुमेन कमीशन के कार्यक्रमों में जाती हूँ तो विमेन एट्रोसिटी पर जो कार्यक्रम होते हैं, महिला हिंसा के खिलाफ जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी झारखंड को अग्रणी माना जाता है। डायन हत्याएं होती हैं झारखंड में। अभी जयपुर में नेशनल वुमेन कमीशन का एक कार्यक्रम हुआ था जहां पूरे देश भर की महिला आयोग की अध्यक्षाओं को बुलाया गया था और वहां पर उस सेमिनार को संबोधित करने के लिए हमारी झारखंड से सरायकेला से छुटनी महतो जी को बुलाया गया था, जो कि डायन प्रताड़ना का शिकार हो चुकी हैं। तो इस तरह से हमारा झारखंड आखिर क्यों महिला हिंसा में अग्रणी है, प्रतिनिधित्व कर रहा है पूरे देश का, ये शर्म की बात है। और मुझे लगता है ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम झारखंड से इन समस्याओं को जितनी जल्द हो सके दूर करें। वहाँ पर ह्यूमन राइट कमीशन में ये कहा जा रहा था कि हमारे झारखंड में एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स हैं 14, इसे और बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ट्रैफिकिंग के मामले में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में झारखंड अग्रणी है। अभी हाल ही में केरल की बात भी आप जानते ही होंगे। उसी तरह से बहुत दिनों से ये षड्यंत्र चल रहा है कि यहाँ की महिलाओं को देश विदेश में भेजा जाता है, कभी घरेलू कामकाज के लिए, कभी उनके दैहिक शोषण के लिए।
कभी उनके देह से अंग प्रत्यंग निकाल कर उसे बेचने के लिए, तो इस षड्यंत्र को रोकना होगा। लेकिन उससे पहले हमें ये सोचना है कि इनकी जड़ें कहाँ हैं। दरअसल रोजगार के अभाव में ही शायद हमारी बहनें, हमारी बेटियां बाहर जाने को मजबूर होती हैं, वे दलालों के चंगुल में फंसती हैं। हमारा राज्य इतना समृद्ध है, फिर भी हमारे यहाँ रोजगार नहीं है महिलाओं के लिए। इसके पीछे मुझे लगता है जागरूकता की कमी है। उन्हें कानून की जानकारी नहीं है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारे देश में कितने सारे कानून हैं। आप देखिए कि यहाँ जो डायन हत्याएं होती हैं, उसके पीछे की वजहें क्या हैं। हमारे यहाँ चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, जिसकी वजह से लोग ओझा गुनी के चक्कर में पड़ते हैं। गांव में, देहात में ओझा जो भी कहता है उसे लोग मान लेते हैं। अभी हाल में हमारे यहाँ खूंटी से एक महिला आई थी, बुधनी देवी, अपने पति के साथ, बच्चे के साथ। उनके साथ ये हादसा हुआ कि जब भी गांव में कोई भी किसी की भी मृत्यु होती है, चाहे वह औरत हो, बच्चा हो या बैल हो, तो पूरे गांव में एक पंचायत बैठती है और ग्राम प्रधान यह ऐलान करता है कि आखिर इसमें से कौन है महिला जिसने कुछ जादू मंत्र कर दिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। तो बुधनी महतो को और उसकी सास को भी हमेशा से डायन कहकर प्रताड़ित किया जाता था। कोई भोक्ताइन है जो कि बताती थी लोगों को कि हाँ यही है कि इसी की वजह से मृत्यु हुई है। तो हाल में जब एक औरत बच्चा जन्मने के समय में उसकी मृत्यु हो गई, जबकि उसका कारण था जॉन्डिस और टीबी, तो पूरे गांव में पंचायत बैठी और ग्राम प्रधान ने ऐलान किया कि हाँ बुधनी देवी के कारण ही इसकी मृत्यु हुई है, और उन पर 2 लाख का हर्जाना वसूलने का उन लोगों ने फरमान जारी किया। उनके पास जमीन का आखिरी टुकड़ा बचा हुआ था, जिसे उन्होंने 11,000 में किसी के पास गिरवी रखी, और फिर बाकी पैसा जुगाड़ करने के लिए लोग पति पत्नी गाँव से भाग गए। और उस आदमी का कहना था कि वो दिन भर पत्थर तोड़कर सिर्फ 200 रुपये कमाता है और अपने 7 बच्चों का पेट पालता है। उसके बाद हमने वहाँ के एसपी से बात की, उन्हें पत्र लिखा, और मेरे पास कल ही पत्र आया कि ग्राम प्रधान और जो भोक्ताइन हैं उन सबको अरेस्ट कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे अंधविश्वास है, कानून की जानकारी का अभाव है कि हमारे यहाँ ऐसा कानून है जो डायन किसी को अगर कहे, पूरा गाँव अगर उसे परेशान करे तो वो उस कानून की मदद ले सकता है। इसके लिए हम महिलाओं की तरफ से जागरूकता अभियान चलाना चाहते हैं, और इसी सिलसिले में मैं हाल ही में मुख्यमंत्री से भी मिली हूँ, वित्त मंत्री से भी और समाज कल्याण विभाग से भी। मैं चाहती हूँ कि हमें इतना एम्पावर किया जाए, महिलाओं को ये क्षमता दी जाए, इसके लिए अलग से फंड हो ताकि हम जागरूकता अभियान चला सके, उन्हें बता सके कि इसके लिए इतने सारे कानून बने हुए हैं। ट्रैफिकिंग की जो समस्या है उसमें ये कहना चाहूँगी कि बाहर से महिलाओं को रेस्क्यू करके लाया तो जाता है, लेकिन उन्हें बसाने की कोई जगह नहीं है। उन्हें रखने के लिए ना तो शॉर्ट स्टे होम है, ना शेल्टर होम है, ना उनकी आजीविका का कोई व्यवस्था है। तो मुझे लगता है अगर यहाँ पर हर जिले में शेल्टर होम बनाया जाए, उन्हें लाकर वहाँ रखा जाए, रहकर उन्हें इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अभी मैं हजारीबाग जेल के इंस्पेक्शन में गई थी, वहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा कि महिला कैदियों के लिए झारक्राफ्ट ने वहाँ पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है, और वहाँ की महिला कैदी हैंडलूम के कपड़े बना रही हैं। इसके अलावा वहाँ ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली फाइल बना रही थी महिलाएं, जिससे कि हाई कोर्ट ने भी शायद उन्हें ऑर्डर किया है। तो मुझे लगता है इस तरह से जिसको रेस्क्यू करके हम लोग लाते हैं, उन्हें रखने की अगर व्यवस्था हो और वहाँ पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, कुटीर उद्योगों से उन्हें जोड़ा जाए, तो शायद वे महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और हमारे राज्य से उन्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। दरअसल हमारे राज्य में बारिश के 3 महीनों तक ही रोजगार जैसे खेती बाड़ी होता है, और बाकी के समय के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। इसलिए जब पूरा परिवार पलायन करने को बाध्य हो जाता है, पहले के समय में जंगलों का इस्तेमाल करते थे, बारिश के अलावा दूसरे समय में ये लोग जंगलों से जो चीज़ें मिलती थी उसे बेचकर अपना पेट पालते थे। लेकिन अब जंगल से कोई भी चीज़ लेना कानूनन वैध नहीं है, इसलिए वो मजबूर होकर बाहर पलायन करती हैं। तो यदि हम लोग यहाँ रोजगार दे महिलाओं को, तो शायद ये ट्रैफिकिंग की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। उन्हें शिक्षा दे सही तरीके से, जो कि क्वालिटी शिक्षा हो। गांव में जो शिक्षा होती है, शिक्षा दी जाती है, उसमें ढंग से उनकी पढ़ाई नहीं होती है। ये मध्याह्न भोजन के नाम पर सारी शिक्षिकाएं जो है वो भोजन के बनाने में और उसके रख रखाव में और सामान खरीदने में ही पूरा समय व्यतीत कर देती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छे और समर्पित शिक्षकों को उन तक पहुंचाया जाए, वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था हो, तो ऐसे भी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। क्योंकि अच्छा, मुझे और एक चीज़ लगती है कि जैसे जिन राज्यों में
खेती नहीं होती, या जैसे राजस्थान को ही आप ले तो वहाँ पर पर्यटन को विकसित करके वहाँ रोजगार दिया जाता है लोगों को। तो हमारा झारखंड तो प्राकृतिक रूप से इतना खूबसूरत है कि हम लोग टूरिज्म को डेवलप करके यहाँ काफ़ी रोजगार दे सकते हैं गाँव की महिलाओं को, सबको। तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्रयास होना चाहिए। और मैंने अभी बात की है समाज कल्याण विभाग से भी कि हम बहुत जल्द एक शेल्टर होम रांची में खोलने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें हम लोग जो महिलाएं बाहर से आती हैं, रेस्क्यू होकर आती हैं या डायल कह के उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें तत्काल वहाँ रखें। और एक ऐसा सेंटर भी हम बनाना चाहते हैं। इसके लिए मैंने दिल्ली जाकर इंस्टीट्यूट में बात की है, शायद हुडको अपने CSR फंड से हमारी मदद करे, लेकिन हमें कुछ जमीन की जरूरत है। हर जिले में हम जमीन लेकर चाहते हैं कि महिलाओं के लिए एक ऐसा सेंटर खोला जाए जहाँ पर कि एक साथ वृद्धाश्रम भी हो, नारी निकेतन हो, शॉर्ट स्टे हो, होम हो, शेल्टर होम हो। इसके अलावा हम अगर वहाँ चाहे तो प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं उनकी आजीविका के लिए। या जो रेप विक्टिम्स होती हैं जिन्हें लेकर पुलिस दर दर भटकती है, इस हॉस्पिटल में, उस वार्ड में, यहाँ वहाँ, और उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, ऐसी महिलाओं के लिए भी उसी जगह पर सारी व्यवस्था हो कि उन्हें इधर उधर ना जाना पड़े, वहाँ सम्मानजनक तरीके से उनकी जांच वगैरह हो जाए। तो इसके लिए मैं बात कर रही हूँ। अभी चीफ सेक्रेटरी से मेरी मीटिंग हुई है और उन्होंने मुझे ये प्रॉमिस किया है कि हाल ही में हम लोग सभी विभागों के सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करेंगे, जिसमें हम ये बात भी रखेंगे, जैसे मान लीजिए शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उनसे मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमारे राज्य में जहाँ जहाँ शिक्षा का प्रतिशत कम है, महिलाओं की शिक्षा का, उनको हम चिन्हित करके उन आंकड़ों को उनके सामने रखेंगे और कहेंगे कि इन्हीं जिलों में अगर हम महिलाओं के लिए स्कूल और कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा खोले, वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, तो शायद महिलाएं और शिक्षित होंगी, और जब शिक्षित होंगी तब अंधविश्वास का शिकार नहीं होंगी, कानून के प्रति जागरूक होंगी और शायद उनकी समस्या दूर हो सकती है। उसी तरह से जैसे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं हेल्थ विभाग के, उनसे मैं बात करके ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ की महिलाएं जो कि स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं, खासतौर पर ये खनिज संपदा के कारण यहाँ बहुत सारे माइंस हैं, उन इलाकों में जो महिलाएं काम करती हैं वहाँ पे उनको न तो जूते दिए जाते हैं ढंग के, जैसे मान लीजिए जो यहाँ पर आयरन और माइंस में काम करती हैं, वहाँ जो पत्थर होता है उसमें लोहा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो जब भी पत्थर से उनके पैर कटते हैं तो सेप्टिक हो जाता है। तो उनके लिए उस तरह के जूते होने चाहिए जिससे पहन के वहाँ पर वो काम कर सके, ताकि उनको इस तरह की समस्या ना हो। या फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए। जो खदानों में काम करती हैं उन महिलाओं के लिए, जो ओपन कास्ट माइन की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि अंडरग्राउंड माइनिंग में शायद महिलाओं को अंदर जाने का परमिशन नहीं है, तो ऐसी जगहों पे महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आती हैं। बच्चे भी बहुत तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, और खासतौर पर जैसे मान लीजिए यूरेनियम रेडिएशन का जो खतरा है, माइंस में जो लोग काम करते हैं या जादूगोड़ा में, उनको विकलांगता की समस्या होती है, बच्चे पेट में मर जाते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें स्किन कैंसर हो जाता है, या बहुत तरह की बीमारियां होती है, सर बड़ा हो जाता है, पैर टेढ़ा। तो इससे भी उनमें जागरूकता लाई जाए कि इस तरह की समस्या हो सकती है। पहले जैसे होता था कि ट्रक में करके जब वो पत्थर आते थे लेकर खदानों से पत्थर को लोड करके जो रेजा कुली लोग लाते थे क्रशर में, तो उस ट्रक में वो लोग आराम से लेट जाते थे, सो जाते थे, उससे भी उनको रेडिएशन होता था। या जो टेलिंग डैम्स हैं उन इलाकों में जहाँ पर कि जो वेस्ट पार्टिकल्स गिराए जाते हैं, जैसे मान लीजिए पत्थर को क्रश करने के बाद उसे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह से जब यूरेनियम को धोया जाता है, उससे यूरेनियम को अलग करने के लिए, तो लिक्विड जो वेस्ट निकलता है उसे पाइप से ले जाके टेलिंग डैम में, टेलिंग पॉन्ड में गिराया जाता था, और वो सूख कर सफेद मैदान जैसा हो जाता था। तो अज्ञानता की वजह से, जागरूकता की कमी की वजह से महिलाएं उसके ऊपर से पैदल चलती थी, क्योंकि शॉर्टकट होता था उन्हें अपने खेतों में जाने के लिए या घर जाने के लिए। तो पैदल जब चलती थी तो उन्हें रेडिएशन उनको होता था, इससे वो विकलांग हो जाती थी, पेट में बच्चा मर जाता था, या बाद में भी जन्म के बाद तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होते थे। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए, और सभी खदानों में जिसमें अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, ऐसे खदानों में महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करना होगा, उनके हेल्थ के प्रति ध्यान देना होगा। तो महिला जागरूकता का मतलब सिर्फ किसी एक ही सेक्टर में जागरूकता हो ऐसा नहीं है, सभी सेक्टर्स में जागरूकता आनी चाहिए, हेल्थ के प्रति, शिक्षा के प्रति, कानून के प्रति, और इस तरह से महिलाओं की समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या भी एक समस्या है। इसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स जो होते हैं यहाँ पर उस पर नज़र रखनी होगी। इधर अभी हम लोग हजारीबाग में गए थे ओपन कोर्ट लगाने के लिए, तो वहाँ हमने जेल का इंस्पेक्शन किया, फिर हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया,
तो वहाँ सदर अस्पताल की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। हम लोगों ने देखा कि एक छोटे से वार्ड में हर तरह की महिलाओं को रखा गया था, जिसमें कि जो जली हुई महिलाएं थी उनको भी रखा गया था, जो नवजात शिशु सुबह जन्म लिया था उसकी माँ को और उसको भी रखा गया था, ऑपरेशन के बाद के पेशेंट्स भी वहीं पर थी, संक्रामक बीमारियों से ग्रसित औरतें भी वहीं पर थी, और उसी वार्ड में मक्खियाँ भिनभिना रही थी। जो जली हुई औरतें थी उनके लिए ना तो मच्छरदानी की व्यवस्था थी, और बाहर से लोग जूते चप्पल पहन के अंदर घूम रहे थे, और आवारा कुत्ते वहाँ पे घूम रहे थे। तो मैंने इस पर बहुत कड़ी आपत्ति जताई, वहाँ की मीडिया ने भी हमारा साथ दिया, और उसके बाद तुरंत वहाँ डीसी ने एक्शन लिया, वहाँ पर उनका वेतन रोक दिया गया, जो प्रभारी हैं उनके खिलाफ शो कॉज किया गया। और उसके ठीक बगल में उसी कैंपस में एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनकर करीब 2 साल से पड़ा हुआ था, जिसे हैंडओवर नहीं किया गया था, जबकि हजारीबाग प्रमंडल के अंतर्गत चतरा, कोडरमा और विभिन्न जगहों से, बहुत जगहों से मरीज आते हैं, लेकिन उन्हें ठहराने की व्यवस्था नहीं है, रखने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर स्टाफ नहीं है, क्योंकि उस वार्ड में हमने देखा कि वहाँ पे बेडशीट तक नहीं था। मरीज अपने घर से जो लाए तो लाए, नहीं तो ऐसे ही पड़े हुए थे फटे हुए वैक्सीन वाले बेड के ऊपर। तो मैंने जब पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है, तो कहा कि पूरे हॉस्पिटल में एक ही धोबी है और वो इतने सारे बेडशीट्स को धो नहीं सकता। वहाँ से डॉक्टर नदारद थे, कोई भी डॉक्टर वहाँ पर नहीं था। और एक बच्चा सुबह 7 बजे उसका जन्म हुआ था, शाम को हम लोग गए वहाँ, तब तक किसी ने उसको देखने कोई आए ही नहीं थे। लेबर रूम की भी हालत बहुत खराब थी। तो इस तरह से जब मैंने आपत्ति जताई तो फिर उस पर एक्शन हुआ। अभी पता चला है कि हॉस्पिटल की हालत बहुत सुधर गई है, और नए बिल्डिंग में भी हॉस्पिटल को शिफ्ट करने की बात मैंने डीसी से कही थी, तो उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तो मैंने ये सोचा है कि अब से जिस जिले में हम लोग ओपन कोर्ट लगाएंगे, जैसे अभी हाल में 11 तारीख को हम लोग सरायकेला में लगाने जा रहे हैं, महिला आयोग की पूरी टीम वहाँ जा रही है, और उसके बाद फिर 12 तारीख को जमशेदपुर में लगाएंगे। तो जहाँ हम लोग कोर्ट लगाएंगे वहाँ चूंकि हमारे साथ एसपी, डीसी वगैरह सभी लोग रहेंगे, सबको हम बुलाएंगे, और सीडीपीओ को भी बुलाएंगे। जैसे सीडीपीओ का काम है कि घरेलू हिंसा वगैरह को देखे, महिलाओं के साथ जो भी टॉर्चर हो रहा है उसे देखे, लेकिन हमारे यहाँ लापरवाही बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने सोचा है वहाँ के स्कूल्स, वहाँ के कॉलेजेस, वहाँ के जेल, वहाँ के हॉस्पिटल, सब जगह हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए कस्तूरबा विद्यालय है तो वहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है अधिकतर जगहों में। उस दिन चीफ सेक्रेटरी ने भी मुझे ये बात कही कि कहीं पर बाउंड्री वॉल नहीं है। तो हम चाहेंगे कि इस तरह से हम सेक्रेटरी से मीटिंग करके ये बात कहें कि वहाँ बाउंड्री वॉल बनाया जाए। या सीडीपीओ को भी हम कहेंगे कि आप लोग अपना कर्तव्य निभाइए कि महिलाओं को इतनी दूर ना आना पड़े, क्योंकि महिला आयोग का काम है मॉनिटरिंग करना। और चूंकि यहाँ पर महिला थानों से भी कई लोगों का भरोसा कई बार उठ गया है, तो हम ये चाहेंगे कि अगर हम महिला थानों को एक्टिव कर दें, अगर हम महिला कोषांग को एक्टिव कर दें, और इस तरह से जो सीडीपीओ है या महिला हेल्पलाइन जो समाज कल्याण विभाग की तरफ से चलाया जाता है उन्हें एक्टिव कर दें, और सब लोग अपने अपने ढंग से काम करें और महिलाओं का विश्वास उनके प्रति जगे, तो शायद झारखंड में किसी भी तरह की हिंसा नहीं रहेगी, उसमें जागरूकता आएगी। तो मुझे लगता है कि मेरे कार्यकाल में मैं, अगर आप लोगों का सहयोग हो तो मैं ये सब करना चाहूँगी, ताकि जल्द से जल्द झारखंड की महिलाओं की समस्या दूर हो, और इसकी बदौलत ही हम बिरसा मुंडा के सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आधी आबादी अगर जागरूक होगी, आधी आबादी अगर अच्छी स्थिति में रहेगी, तो आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे होंगे, उनकी भी स्थिति निश्चित रूप से अच्छी होगी। बच्चों में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। तो और एक मैं आग्रह करूंगी महिलाओं से कि आप लोग राजनीति में आए, क्योंकि काशीराम जी ने कहा था कि सत्ता मास्टर की है। सत्ता में आने पर ही आपको समानता और बराबरी का हक मिलेगा, आप अपनी बातों को सशक्त ढंग से रख पाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये अभियान, ये सेमिनार अत्यंत आवश्यक है। मैं पुनः आप लोगों को साधुवाद देती हूँ, और आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। विषय पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो प्रयास होने चाहिए, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुझावों के लिए आपको पुनः धन्यवाद। हमें खुशी है कि आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे माननीय विशिष्ट अतिथि, माननीय न्यायमूर्ति श्री आर प्रसाद, न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय, जिन्होंने बिहार में ही अपनी शिक्षा पूरी की, पटना लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री हासिल किया। इन्होंने 1980 में इन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की सिविल क्रिमिनल ऑडिट मैटर में पटना हाई कोर्ट में, और उसके बाद 2001 में ये झारखंड आ गए एंड ही वाज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ झारखंड हाई कोर्ट रांची ऑन 9 फरवरी 2006। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सर आपको, आप आए और आज के इस अवसर पर, आज के विषय पर
अपने बहुमूल्य विचार हमारे समक्ष रखें। तालियों के साथ आप स्वागत करें माननीय झारखंड उच्च न्यायालय। मैं सबसे पहले क्षमा चाहूँगा कि मैं अपनी बात अंग्रेजी में रखूँगा, बट बातों का सार जो होगा वो मैं अंत में हिंदी में बता